गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पिछली कालखंड में आप लोगों को बताया है ना, क्या चीज़ बताया? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सारणियन का अर्थ, सारणियन के उद्देश्य, सारणियन का महत्व, लाभ है ना। उसके बाद सारणियन की सीमाएं भी आपको मैं बताई, अच्छे सारणी के लक्षण भी बताए, और साथ ही साथ में आपको सारणी के मुख्य भाग यानी मेन पार्ट्स ऑफ टेबल, इस पर भी हम सबने मिलकर गहन चर्चा की। आज देखते हैं पेज नंबर 78, जिसमें सारणियन के सामान्य नियम, जनरल रूल्स फॉर टेबुलेशन, है ना, इस पर हम चर्चा करते हैं। सारणी की रचना कैसे की जाए, तो देखिएगा सारणियन के संबंध में कोई निश्चित नियम जो है नियम बनाना कठिन है, क्योंकि यह अनुभव बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रोफेसर बावले ने जो कहा है, प्रोफेसर बावले कहते हैं कि समंक जो है संकलन तथा सारणियन में सामान्य ज्ञान की प्रमुख आवश्यकता तथा अनुभव ही प्रमुख शिक्षक हैं। ठीक है। अब फिर भी सारणी बनाते समय कुछ बातों का हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला आता है सारणी की संख्या एवं शीर्षक। सबसे पहले सारणी की संख्या को क्या कर देनी चाहिए, दी जानी चाहिए, या फिर बीचों बीच सारणी का शीर्षक दिया जाना है, जो मैंने पहले ही बताया। ठीक है। उसके बाद आ जाता है उपशीर्षक, कैप्शन, है ना। तो इसमें सारणी के प्रत्येक खाने में उपशीर्षक दिया जाता है, जिसके नीचे संख्या इकाई की दी जाती है। यदि संख्या बड़ी हो तो उसे हजारों, लाखों, 10 लाख या मिलियन या करोड़ों में लिखकर छोटी बना सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये उपशीर्षक हुए। उसके बाद आ जाती है आंकड़ों की तुलना। जिन समंकों की तुलना की जानी है उन्हें पास पास के स्तंभों में रखा जाना चाहिए। ठीक है। और पंक्तियों की तुलना में स्तंभों से तुलना अधिक अच्छी तरह से हो सकती है। उसके बाद चौथा जो है अनुपात, प्रतिशत आदि का प्रयोग बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि यही क्या है, हमारे निष्कर्ष परिणाम को देते हैं। योग अगर लगाते हैं सारणी में तो बिल्कुल सही लगाएं। जोड़ अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ये गलत हो जाती है तो ऐसी दृष्टि से हमारे पास परिणाम सही नहीं आएंगे। उसके बाद पदों का जो है उचित उल्लेख होनी चाहिए, है ना भाई। जैसे कि पदों का उचित उल्लेख मतलब सारणी में प्रत्येक पद को उचित महत्व देने के उद्देश्य से उन्हें सही स्थान पर लिखा जाना चाहिए। जैसे हम कोई मान लो पारिवारिक बजट या व्यय बना रहे हैं, तो पहले भोजन पर व्यय बताना चाहिए, ना कि साबुन पर। जो महत्वपूर्ण है ना, उसको हमको पहले लिखना पड़ेगा। अभी आपको मैं जितने भी रेखा चित्र है सबके बारे में बताऊंगा, है ना, तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। पाद टिप्पणी, तो यह प्रयत्न होना चाहिए कि सारणी में अपने आप पूर्ण हो, फिर भी यदि स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो पाद टिप्पणी में सारणी के नीचे दिया जाना चाहिए। स्रोत, सोर्स, है ना भाई। तो आंकड़ों को जिस इकाई में व्यक्त किया जाता है तो उसका मूल्य शीर्षक के पास ही उल्लेख क्या कर देना चाहिए, यह विभिन्न पदों के लिए विभिन्न इकाइयों को उल्लेख करना जो है किया जाना चाहिए। तो प्रत्येक के सामने उनके उल्लेख, जैसे खाद्यान्न है, खाद्यान्न के लिए मीट्रिक टन, कपड़े के लिए मीटर, रुई के लिए गट्ठे इत्यादि। ये मतलब समुचित इकाई का मूल्य है ना। और स्रोत में तुम्हें बताया कि कहाँ से स्रोत हमको आ रही है, ये भी जानकारी होनी चाहिए, और इसमें किसी प्रकार के भ्रम नहीं होनी चाहिए। खानों का रेखांकन अच्छे से करें। जो भी हम कॉलम खींचेंगे उन कॉलमों को कभी क्या है स्पष्ट रखें। संख्याओं की स्थानीय मान के अनुसार भी अपने को कार्य करना पड़ेगा। उपलब्ध आंकड़े हमारे पास सही आने चाहिए। जहाँ शून्य लिखना है तो वहाँ शून्य ही, है ना। तो उत्पादन किस अंक तक का है इसका भी ध्यान हो। सारणी का आकार जो है ना, देखिएगा सारणी का आकार जो है, सारणी का आकार ना तो बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। यदि सामग्री बहुत अधिक हो तो कई सारणियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए, और फिर बाद में एक सारांश सारणी बनानी चाहिए, जिससे सभी सारणियों का सारांश हो। आकर्षक स्वरूप होने चाहिए। ठीक है। कॉलम नंबरों का उल्लेख होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से कि सारणी के सामान्य नियम हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सारणियों के प्रकार।
तो सारणियों के प्रकार को मुख्य 3 भागों में बांटते हैं, उद्देश्य के आधार पर, बनावट के आधार पर और तीसरा होता है मौलिकता के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य वाली सारणी होती है, विशेष उद्देश्य वाली सारणी होती है ना। और इनके तैयार करने वाली जो रीतियाँ हैं आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बनावट के आधार पर, तो बनावट के आधार पर ये बहुत सारी चीज़ आ जाती है, जैसे कि सरल सारणी। तो सरल सारणी में जैसे कि इस सारणी में विभिन्न, पेज नंबर 80 पर देखेंगे आप लोग, इस सारणी में विभिन्न समांकों के केवल एक ही गुण का उल्लेख किया जाता है। इसका बनाना अत्यंत क्या है, सरल होता है और इसमें उपविभाग न होकर केवल 2 ही क्या होते हैं, भाग होते हैं। इसका उदाहरण निम्न है, जैसे कि राज्य है दिया है और साक्षरता दिया है। राज्यता के आधार पर साक्षरता। जटिल सारणी, कॉम्प्लिकेशन जो टेबल होते हैं वो द्विगुण, त्रिगुण, बहुगुण ऐसा सारणी में आते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से जितने भी ये दिखा रहे हैं उन सब को, टेबल को आप लोग समझिएगा। और ऐसे टेबल का तो खैर हम उपयोग कम करेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के आधार पर इसको एक बार देखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसको देखिएगा, क्योंकि इसमें केवल मुख्य बात है जो हम बिंदु रेखा पढ़ेंगे उस पर, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूँगा इस चैप्टर को सरसरी नज़र से आप लोग पढ़ें। और आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू।